हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं, उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पिछले दो वीडियो के बाद ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें भी अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर है, मैं कुछ प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनको भी अपन आगे जो अपने ये जो वीडियो है इसमें लेंगे, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में आ सकने वाले कुछ प्रश्न है, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है ना। बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, अंतर क्या है दोनों में। दूसरा प्रश्न है, टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं। आपको याद होगा टीवी में सूचनाओं के टोटल जो 7 चरण होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, प्रत्येक का आपको विवरण पता होना चाहिए। ये सारी जो वो चीज़ें अपन आगे देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकार का क्या दायित्व है, ये कितने तरह के होते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इनका दायित्व क्या है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई एंकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि टीवी में सूचनाओं के जो चरण होते हैं उसमें एक होता है ड्राई एंकर। तो क्या है ड्राई एंकर, इसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख लाभ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन इन का आशय क्या है। अगला क्वेश्चन है, एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन में 6 ककार का संबंध बताइए। 9वां प्रश्न है, संपादकीय लेखन क्या है, और 10वां प्रश्न है, स्तंभ लेखन क्या है। तो ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको तैयार कर लेने चाहिए, और इस वीडियो में आगे अपन इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं आज का। वैसे ये प्रश्न संख्या 24 इसलिए है क्योंकि इससे पहले अपन ने 23 प्रश्न देख चुके हैं, है ना। उसके 2 वीडियो हमने पहले ही आपको जारी कर दिए हैं और आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर आप यहाँ पर जो लिंक देख रहे हैं इस पर क्लिक करके भी आप हमारे पहले वाले दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आज का 24वां क्रमागत, लिखा है कि जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जन संचार के कौन कौन से माध्यम हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जन संचार के अनेक माध्यम हैं, जिसमें से जैसे मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये मुख्य 4 माध्यम हैं। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है, और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किंतु इंटरनेट की अगर अपन बात करें तो इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने की तीनों ही जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तीनों एक ही जगह पर तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। इसीलिए इंटरनेट वर्तमान में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो इंटरनेट लोकप्रिय माध्यम है वर्तमान में। और अगर पूछा जाए कि जनसंचार का सबसे पुराना, आधुनिक जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो प्रिंट मीडिया आधुनिक जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। नेक्स्ट है अपना अगला 25वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली की निम्न विशेषता है। पहला लिखना है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले लिखा जाता है। मतलब उल्टा पिरामिड शैली में समाचार जो है ना वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको पहले लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रम से लिखते हैं, क्रम से नहीं लिखते। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखते हैं, उसके बाद उसके घटते हुए महत्व क्रम में अन्य सूचनाएं या तथ्यों को लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस शैली में किसी भी घटना, विचार या समस्या का विवरण काल क्रम के अनुसार न होकर के उसके महत्व के आधार पर होता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद के जो इम्पोर्टेंट है उसे बाद में लिखा जाएगा, और सबसे कम इम्पोर्टेंट है उसे सबसे अंत में लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि उल्टा पिरामिड शैली का चरमोत्कर्ष अंत में न होकर शुरू में ही हो जाता है, जिसे अपन क्लाइमैक्स कहते हैं। तो क्लाइमैक्स इस शैली में सबसे पहले होता है। और चौथा पॉइंट है कि इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम सबसे पुराना माध्यम है, समझाइए।
प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आधुनिक जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है उसमें सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो वो है प्रिंट मीडिया। तो क्यों है प्रिंट मीडिया सबसे पुराना माध्यम, बताना है आपको। लिखेंगे इस प्रश्न का आंसर कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में प्रिंट माध्यम सबसे पुराना माध्यम है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं पत्रिकाएं आती हैं। मुद्रण का प्रारंभ यानी प्रिंटिंग का प्रारंभ चीन में हुआ था। तत्पश्चात उसके बाद जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापे खाने की खोज की गई। भारत में सन 1556 में गोवा में पहला छापाखाना खुला था। मतलब प्रिंटिंग प्रेस अगर भारत में बात करें तो सबसे पहले 1556 में गोवा में खुली थी, जिसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है। वर्तमान में जो प्रिंटिंग होती है उसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ये है जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है उसमें सबसे पुराना माध्यम प्रिंट मीडिया। हमने देखा कि ये इस प्रिंट मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें समाचार पत्र आते हैं, इसमें पत्र पत्रिकाएँ आती है। अब इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले तो शुरुआत इसकी हुई थी चीन में, लेकिन उसके बाद में जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी वो जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुई थी। भारत में अगर बात करें तो 1556 में गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस खुला था, और ये प्रिंटिंग प्रेस ईसाई मिशनरियों ने खोला था, जो कि अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने का काम यहाँ पे करते थे। ये देखा हमने जनसंचार में जो प्रिंट मीडिया है उसके बारे में। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न है 27वां। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, जो समाचार लिखा जाता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, और उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखा जाता है तो इस उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रो, जिसे हिंदी में कहते हैं मुखड़ा। उसके बाद फिर आता है बॉडी, और फिर आता है समापन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की। समाचार के इंट्रो को लीड या हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। यह खबर का मूल तत्व होता है, जिसे प्रथम 2 या 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो ये मुखड़ा होता है, ये इंट्रो होता है, जो एक प्रकार से जिसे अपन सामान्य परिचय कह सकते हैं। फिर आता है बॉडी। बॉडी में समाचार का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है, जो घटते हुए महत्व क्रम में दिया जाता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसको पहले, और उससे कम महत्वपूर्ण चीज़ को बाद में, और उससे कम महत्वपूर्ण चीज़ को उसके बाद में। तो इस तरीके से उसके महत्व क्रम में जो है वो उसके घटते हुए महत्व क्रम में इनको रखा जाता है। और फिर आता है समापन। तो रेडियो समापन में इस शैली में समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उल्टा पिरामिड शैली की अपन बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 28वां। जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं, समझाइए। तो देखो, जनसंचार जो है, जनसंचार के कई कार्य हैं। जनसंचार माध्यमों के कई कार्य हैं, उनमें से कुछ कार्य इस प्रकार हैं। पहला तो होता है सूचना देना। मतलब जो कोई भी घटना या समस्या या कोई भी प्रकार की जो चीज़ हुई है उसकी आम जनता को सूचना देना, सभी को सूचित करना। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं, जैसे अगर बात करें पत्र पत्रिकाओं की, समाचार पत्रों की, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सारी चीज़ें हमें इन्हीं माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त होती हैं। दूसरा है शिक्षित करना। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाना। नेक्स्ट है मनोरंजन करना। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन है। तो एक काम इनका मनोरंजन करना भी है, दुनिया को शिक्षित करना भी है, और साथ ही साथ आम जन को सूचना देना भी इनका कार्य है। तो यह है जनसंचार के मुख्य कार्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, अच्छी तरह से याद करिएगा। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, तकरीबन हमने 100 के आसपास क्वेश्चंस तैयार किए इस टॉपिक से, और इतने सारे अगर क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इसी में से आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा। तो ये जो भिन्न भिन्न वीडियोस हम जारी कर रहे हैं इनको आप देखते रहिए, और ये टोटल जो प्रश्न है इनको आप तैयार कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज हमने जो कोर्स बनाया हिंदी का, उस कोर्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, सभी चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, वहाँ पर वीडियोज़ भी मिलेंगे आपको, और टॉपिक वाइज जो
ऑनलाइन टेस्ट है वो भी हमने तैयार किए हैं, मॉडल पेपर्स हमने तैयार किए हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। ये PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वैसे तो सबकी अलग अलग समाचार की कॉपी तैयार की जाती है, टेलीविज़न के लिए अलग होता है, समाचार पत्र में अलग होता है, लेकिन रेडियो में विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर केवल चीज़ें सुनाई देती हैं, ध्वनि पर ही सब कुछ निर्भर होता है। तो उसके लिए जो एक प्रिंटेड कॉपी तैयार की जाती है पहले समाचारों की, उस कॉपी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर आपको यहाँ पर बात करनी है। तो आप लिखेंगे कि समाचार कॉपी टाइप की हुई और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। रेडियो पर समाचार प्रसारण से पहले जो एक समाचार कॉपी तैयार की जाती है वो समाचार कॉपी पहले तो टाइप की हुई होनी चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और दूसरा साफ सुथरी होनी चाहिए जिससे समाचार वाचक या वाचिका बीच में अटक न जाए अथवा गलत न पड़े या भ्रमित न हो। मतलब फिर क्या होता है कि जब समाचार प्रसारित होता है उस समय एक लय और एक क्रम के साथ समाचार को पढ़ा जाता है। अगर उसमें कहीं पर कुछ राइटिंग अगर साफ सुथरी नहीं है या फिर टाइप की हुई कॉपी नहीं है तो बीच में अटकना फिर अच्छी बात नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है, समाचार कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए। एक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजन न हो और समाचार कॉपी में उच्चारण में कठिन संक्षिप्ताक्षर, शॉर्ट जो एब्रिविएशंस होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। अंक आदि नहीं लिखने चाहिए और विशेष करके जो 1 से 10 तक के जो अंक होते हैं उन्हें हिंदी में लिखा जाना चाहिए और 11 से 999 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि पढ़ते समय किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, बीच में अटकना नहीं पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लिखेंगे कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या फिर प्रिंट मीडिया है। तो जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उस सब में पत्र पत्रिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रिंट मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। अगला प्रश्न है 31वां, रेडियो के लिए समाचार लिखते समय अंकों को लिखने में क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, इस पर अलग से एक प्रश्न बना है। मैंने आपको बताया था कि जो 1 से 10 तक के अंक होते हैं उन्हें अंकों में लिखना चाहिए और 11 से 999 तक के अंकों को हमें शब्दों में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि रेडियो के लिए समाचार लिखते समय अंकों को लिखने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए, है ना, 1, 2, 3 ऐसे शब्दों में, ताकि असुविधा नहीं हो किसी प्रकार की। और उसके बाद में 11 से 999 तक के अंक जो हैं उन्हें अंकों में लिखना चाहिए। जैसे कि आप बात करेंगे 2, जैसे 2, 5, 3, 9, 4, 4, 4, तो ये जो है ना इसको लिखने के लिए इसी तरीके से अंकों में नहीं लिखना है, बल्कि आप लिखेंगे इसको लिखने के लिए 25,39,444 ऐसे लिखना चाहिए ताकि जो वाचक या वाचिका है वो इस तरीके से पढ़े। नहीं तो फिर उसे यहाँ से देखो काउंट करना पड़ेगा, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर वो पड़ेगा 25,39,444। तो थोड़ा सा ये फिर अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके रेडियो समाचार में अंकों को लिखते समय। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, जनसंचार माध्यमों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जनसंचार माध्यम जो है इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण संगठन की ओर से किया जाता है। अगला प्रश्न है 33वां, टेलीविज़न लेखन में बुनियादी शर्त क्या है। तो टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त है दृश्य के साथ लेखन। मतलब जब आप कुछ बोल रहे हैं तो उसी समय उससे संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं, उससे संबंधित जो पिक्चर्स दिखाई जाती है या जो वीडियोस दिखाए जाते हैं वो सेम होने चाहिए जो जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। दृश्य अर्थात कैमरे से लिए गए शॉट्स के आधार पर खबर बुनी जाती है।
अगर सोर्स बाजार का है, मतलब अगर आप टीवी पे जो दिखा रहे हैं कोई फोटो है या कोई वीडियो है, वो अगर मार्केट का है, वो अगर बाजार का है, तो खबर भी बाजार की ही होनी चाहिए, न कि जंगल की। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप बात तो कर रहे हैं किसी चीज़ की और पिक्चर दिखा रहे हैं कोई दूसरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि क्रिकेट खेल का दृश्य है तो खबर अजमेर के उर्स की नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्रिकेट के खेल की ही होनी चाहिए। तो ये जो है ना, दृश्य के साथ लेखन या लेखन के साथ दृश्य, ये सबसे बुनियादी शर्त है टेलीविज़न लेखन की। अगला प्रश्न है 34वां, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर बताइए। देखिए, अपन ने जब शुरुआत करी थी तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए थे, 10 एक प्रश्न। उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है। तो आपको लिखना है कि जो बीट रिपोर्टिंग होती है उसमें संवाददाता का उस क्षेत्र के संबंध में या फिर उस विषय में सामान्य जानकारी या रुचि हो, जबकि जो विशेषीकृत जो रिपोर्टिंग होती है उसमें विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। विशेषीकृत में उसे हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, मतलब उसमें एक्सपर्ट होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। पत्रकार को उस विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो ये है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न है। अगला जो अपना प्रश्न था कि टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं, तो हमने देखा था कि टीवी में सूचनाओं के कुल 7 चरण होते हैं। इन्हें क्रम से याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीवी में सूचनाओं के 7 चरण होते हैं। पहला तो होता है फ्लैश, या जिसे अपन ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। अपने टीवी पे जब समाचार होते हैं, कई बार अपन देखते हैं मेन स्क्रीन पे बड़ी बड़ी लाइनों में आता है ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, है ना। तो एक तो होता है ब्रेकिंग न्यूज़। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होता है, विस्तार से अपन आगे जानेंगे। दूसरा है ड्राई एंकर, तीसरा है फोन इन, चौथा है एंकर विजुअल, नेक्स्ट एंकर बाइट, छठा नंबर का है लाइव और 7वें नंबर पर है एंकर पैकेज। तो ये सारी चीज़ें, ये 7 चरण हैं। इन 7 चरणों के बारे में जानकारी रखना, क्योंकि इसमें से किसी भी एक को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, ड्राई एंकर क्या होता है, फोन इन कार्यक्रम क्या होता है, एंकर विजुअल क्या होता है, टीवी में सूचनाओं के चरणों में एंकर बाइट किसे कहते हैं, लाइव से क्या तात्पर्य है, एंकर पैकेज से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से बन सकते हैं। आगे की वीडियो में हम इन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 36वां, पत्रकार का क्या दायित्व है और ये कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, पत्रकार का मुख्य दायित्व है पाठकों अथवा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना और उन्हें शिक्षित करके साथ साथ में उनका मनोरंजन भी करना। जैसा कि जनसंचार के माध्यमों का उद्देश्य भी यही है कि पाठकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। नेक्स्ट है कि जो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पत्रकार जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, जो किसी भी समाचार संगठन के साथ में एक नियमित कर्मचारी के तौर पर वहाँ पर काम करता है। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार, जो किसी भी समाचार पत्र या किसी भी समाचार संगठन के साथ में कुछ समय के लिए रह करके वो काम करता है और उसकी बदौलत उसके एवज में उसे जो है वो पेमेंट दी जाती है। और एक होता है फ्रीलांसर पत्रकार, जो अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। तो ये 3 तरह के पत्रकार होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां, ड्राई एंकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, हमने अभी समाचार टेलीविजन में समाचारों के जो 7 चरण देखे हैं, उसमें एक था ड्राई एंकर। तो ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो ड्राई एंकर है, इसमें न्यूज़ रीडर या एंकर, मतलब जो बोलने वाला होता है, जो समाचार पढ़ता है, दर्शकों को उस खबर को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को संवाददाता से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। मतलब अभी पिक्चर्स प्राप्त नहीं हुई है, अभी वीडियोस प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल खबर आई है तो वो खबर के बारे में बताता है कि भाई कहां पर क्या घटना हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। तो जो संवाददाता से जो जानकारी मिलती है वो उस जानकारी को एंकर सीधे दर्शकों तक पहुँचाता है। पिक्चर्स अभी आनी बाकी हैं, तो इसे कहते हैं ड्राई एंकर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं प्रश्न उत्तर, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।